ओके, सो अब हम चालू कर रहे हैं द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। और ये जो एक्ट है इसके रिगार्डिंग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो यही है कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, ये अभी हमारे देश में अप्लाई तो है, बट अगर मैं बात करता हूँ तो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम इसको यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हुआ क्या है कि ये जो वर्कमैन वर्ड है, वर्कमैन वर्ड को हटा करके यहाँ पे एम्प्लॉइज़ वर्ड को जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कमैन वर्ड था, वर्कमैन वर्ड से जो लेबर लॉ का जो इस एक्ट का जो मेन मोटिव था वो काफ़ी एक नैरोअर कंसेप्ट ले रहा था, क्योंकि वर्कमैन का मतलब मैक्सिमम जगहों पे सिर्फ उन लेबर्स को ही हम लोग ये कर रहे थे, उन लेबर्स को ही सिर्फ यहाँ पे ये वर्ड वर्कमैन जो है वो डिनोट कर रहा था, और कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वगैरह को यहाँ पे डिनोट नहीं किया जा रहा था। जैसे कि हम जानते हैं कि एक फैक्ट्री में सिर्फ लेबर काम नहीं करते, उनके साथ साथ सुपरवाइज़र, जनरल मैनेजर, इंचार्ज, फिर उसके बाद CEO, बहुत सारे टाइप के मैनेजर्स वहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम सिर्फ वर्कमैन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वर्कमैन वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उन लेबर्स को ही यहाँ पे कवर कर रहा था। तो इसी वजह से बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इसमें से वर्कमैन वर्ड को हटा करके जो एम्प्लॉइज वर्ड है उसको जोड़ दिया गया। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 तो अप्लाई नहीं करता है, बट अगर बात करते हैं तो एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है वो यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में तो एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट ही है, बट क्योंकि हमारा सिलेबस अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ, सो दैट इज़ द रीज़न हमें वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट नाम से ही इसको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा और उसी तरीके से हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। बट इन रियल लाइफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट नहीं होता है, उसकी जगह पे एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट है, जो कि सेम टू सेम है, बस वर्कमैन की जगह एम्प्लॉइज़ वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड टू द वर्कर और हिज डिपेंडेंट, ये हमें अभी नहीं देखना है, हम इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है डिफाइन वर्कमैन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। मतलब ये जो पहला ही इसका जो चीज़ है वो है कि वर्कमैन का मतलब क्या है, तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं। जनरल सेंस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वर्कमैन का मतलब वो लोग जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं, एंड इसमें मेनली लेबर्स ही यहाँ पे आते हैं, बट ऐसा था नहीं तो इसी वजह से इसको ये यहाँ पे चेंजेस किया गया। एनीवेज, वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन अदर दैन अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ अ casual nature and who is employed otherwise than for the purpose of the employer's trade or business। मतलब workman means any person who is a railway servant as defined in section 3 of the Indian Railways Act 1890, not permanently employed in any administrative district or subdivisional office of a railway and not employed in any such capacity as specified in schedule 2 or employed in any such capacity as specified in schedule 2। मतलब बेसिकली कोई भी आदमी जो कि एक रेलवे सर्वेंट है एज पर द इंडियन रेलवेज एक्ट, वो आदमी एक वर्कमैन कहलाएगा। यानी कि इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 के तहत जो भी आदमी यहाँ पे रेलवे सर्वेंट है वो वर्कमैन कहलाता है, बट नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल ऑफिस ऑफ अ रेलवे। मतलब अगर वो रेलवे के किसी भी ऑफिस में अगर वो काम कर रहा है यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे, तो उसे हम लोग वर्कमैन नहीं बोलेंगे। नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल ऑफिस ऑफ रेलवे। मतलब बेसिकली जो ऑफिस के काम वगैरह होते हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग वर्कमैन नहीं बोल सकते हैं। एंड नॉट एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 के हिसाब से भी उसको काम नहीं करना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे वर्कमैन का डेफिनेशन है वो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के हिसाब से बोला जा रहा है। जो भी आदमी इंडियन रेलवेज़ के हिसाब से एक रेलवे सर्वेंट है उसे वर्कमैन कहा जाएगा। बट अगर वो आदमी रेलवे की किसी भी तरीके के ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिविजनल ऑफिस हो गया, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, सियालदह स्टेशन के जस्ट पास में जो यहाँ पे सियालदह स्टेशन के जस्ट पास में यहाँ पे DRM ऑफिस है, तो वो उस ऑफिस वगैरह में जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं वो लोगों को हम लोग
वर्कमैन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट से दोज पर्सन्स एज वर्कमैन। और अगर वो आदमी शेड्यूल 2 के हिसाब से भी काम कर रहा है, मतलब शेड्यूल 2 है इसके बाद में, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे वर्कमैन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया पहले इंडियन रेलवेज के हिसाब से। और इसको छोड़ करके एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज ए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, मतलब बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं तो शेड्यूल 2 के हिसाब से जो भी आदमी वर्कमैन कहलाएगा वही आदमी इस एक्ट के हिसाब से भी वर्कमैन कहलाएगा। Whether the contract of employment was made before or after the passing of this act, and whether such contract is expressed or implied, oral or in writing, but does not include any person working in the capacity of a member of the armed forces of the union, and any reference to workmen who had been injured shall, where the workman is dead, include a reference to his dependents or any of them। मतलब ये बहुत ही एक वाइडर डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले तो यही बोला गया कि रेलवेज के हिसाब से जो भी आदमी रेलवे सर्वेंट होगा वो वर्कमैन कहलाएगा, बट अगर वो आदमी किसी डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे ऑफिस में काम करता है तो उसे हम लोग वर्कमैन नहीं कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो शेड्यूल 2 के हिसाब से भी काम कर रहा है तो भी उसे वर्कमैन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया रेलवे के हिसाब से। अब अगर कोई भी आदमी शेड्यूल 2 के हिसाब से यहाँ पे अगर काम कर रहा है तो उसे भी वर्कमैन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सॉरी, उसे वर्कमैन कहा जाएगा। तो पहला हो गया इंडियन रेलवेज वाला, और दूसरा हो गया कि शेड्यूल 2 में जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग वर्कमैन कहलाएंगे। अब अगर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो अगर किसी भी तरीके का है या फिर वो जब भी यहाँ पे बना हो उससे कोई मतलब नहीं आता है, वो आदमी वर्कमैन कहलाएगा ही। हाँ, बट अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, अगर इन सब में वो काम कर रहा है तो फिर वो वर्कमैन के केस में नहीं आएगा। और अगर किसी वर्कमैन का यहाँ पे डेथ हो जाता है, इन केस अगर वो काम करते करते उसकी मौत हो जाती है, तो फिर वर्कमैन का जो मतलब है वो उसके डिपेंडेंट को यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्कमैन का एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि रेलवे के हिसाब से देखो कि वो रेलवे सर्वेंट है कि नहीं। अगर वो रेलवे सर्वेंट है एंड वो अगर ऑफिस वगैरह रेलवे के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट या फिर अगर बात करते हैं तो सब डिविजनल ऑफिस में अगर वो काम करता है तो वो यहाँ पे वर्कमैन नहीं कहलाएगा। और अगर वो किसी शेड्यूल, यहाँ पे शेड्यूल 2 के हिसाब से भी वो काम करता है तो भी वो वर्कमैन, रेलवे का अगर कोई आदमी शेड्यूल 2 के हिसाब से काम करता है तो उसे वर्कमैन हम लोग नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो भी आदमी यहाँ पे शेड्यूल 2 के हिसाब से काम कर रहे हैं वो वर्कमैन कहलाएंगे। और उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त और किसी भी तरीके का हो, इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस्ड हो, ओरल हो, रिटन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई भी आदमी आर्म्ड फोर्सेस में, मतलब इंडियन नेवी वगैरह में अगर वो काम कर रहा है तो उसे भी वर्कमैन नहीं कहा जाएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर किसी आदमी का इंजरी हो जाता है या फिर अगर उस आदमी का मौत हो जाता है तो उस केस में जो उसका डिपेंडेंट होगा, लीगल नॉमिनी होगा, उसको भी यहाँ पे वर्कमैन माना जाएगा। तो ये तो था सेक्शन 2N में क्या लिखा हुआ है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन 2N के साथ जो शेड्यूल 2 के बारे में यहाँ पे बात किया गया है उसको हम लोग अभी देखेंगे। बट ये शेड्यूल 2 जो है इसको प्लीज़ याद करने मत जाना, क्योंकि इसमें 32 आइटम्स हैं और ये 32 के 32 आइटम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी इसको डाल दिया तो कभी इसको हटा दिया, फिर कभी उसको डाला तो कभी उसको हटाला, क्योंकि हम जानते हैं कि शेड्यूल होता ही वैसा चीज़ है। तो शेड्यूल में उतना ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर से हम लोग देख लेते हैं। नाउ पर्सन्स एम्प्लॉयड अदर दैन इन अ क्लरिकल कैपेसिटी और इन अ रेलवे टू ऑपरेट और मेंटेन अ लिफ्ट और व्हीकल प्रोपेल, अच्छा छोड़ दो, रहने दो, इतना ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन 2N है वो, और उसके साथ साथ जो ये है बेसिकली शेड्यूल 2 है वहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब शेड्यूल 2 के अंदर में क्या क्या चीज़ें डिटेल में वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। सो सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस नोटेड बिलो, द टर्म वर्कमैन मीन्स अ रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द हु इज नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड, ये तो हम देख चुके हैं। एंड एम्प्लॉयड ऑन अ मंथली वेजेस नॉट एक्सीडिंग ₹31 इन सच कैपेसिटी एज मेंशन इन शेड्यूल 2 फ्रॉम 1 अप्रैल लिमिट ऑफ। खैर मेनली वही है कि शेड्यूल 2 के हिसाब से हमें वहाँ पे बस एक रेफरेंस दे देना है कि शेड्यूल 2 में जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के हिसाब से भी एक आदमी वर्कमैन कहलाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ
और एक बात है वो ये है कि अगर कोई भी आदमी यहाँ पे कैजुअल नेचर के हिसाब से अगर वो काम करता है तो भी उसे यहाँ पे हम लोग वर्कमैन नहीं कह सकते हैं। अब कैजुअल नेचर का मतलब क्या होता है कि वो आदमी बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात की जा रही है। वो आदमी आता है 1-2 महीना काम करता है फिर चला जाता है, तो उसको वर्कमैन नहीं कहा जाएगा। उसको परमानेंट बेसिस पे जो है यहाँ पे काम, यहाँ पे जो है वो काम उसको करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिक अगर डेफिनेशन जो कि हमको यहाँ पे जानना है वो यही है कि कोई भी आदमी अगर एक रेलवे का सर्वेंट है बट वो किसी भी ऑफिस में परमानेंट बेसिस पे काम नहीं कर रहा है और इसी के साथ साथ वो शेड्यूल 2 के भी हिसाब से अगर काम नहीं कर रहा है तो वो वर्कमैन यहाँ पे कहलाएगा। और रेलवे को छोड़ करके बाकी जो भी आदमी शेड्यूल 2 के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे वर्कमैन कहलाएंगे। और अगर कोई भी आदमी यहाँ पे क्या बोलते हैं कैजुअल नेचर का अगर वो काम करता है तो उसको भी यहाँ पे वर्कमैन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और उसको जो है बेसिकली यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे काम यहाँ पे उसको करना चाहिए। और जो भी उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो जब भी मतलब वो कभी भी अगर बनाया गया है या फिर वो कैसे भी बनाया गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वर्कमैन तब भी रहेगा। और इसी के साथ साथ जो भी आदमी यहाँ पे किसी मतलब फोर्स में काम करता है, आर्मी नेवी वगैरह में अगर वो यहाँ पे काम करता है तो उसको भी इसी के अंदर में यहाँ पे उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अगर किसी आदमी का मौत हो जाता है तो मौत हो जाने के बाद उसके डिपेंडेंट को भी वर्कमैन माना जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टेट द लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन payable under the Workmen Compensation Act 1923. What are the conditions under which an employer is liable to pay compensation under this act? Discuss the liability of employer to pay workman compensation. मतलब देखो बेसिकली ये एक्ट जो था वो था इस चीज़ के लिए था, इसलिए कि अगर किसी भी आदमी किसी भी वर्कमैन को अगर काम करते करते अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन वगैरह उसको मिल सके, इसी के लिए जो एक्ट है ये यहाँ पे बनाया गया था। अब ये कंपनसेशन उसे देगा कौन? तो उसे वही आदमी देगा जिसके अंदर में वो यहाँ पे काम कर रहा है या फिर जो भी आदमी उससे यहाँ पे काम ये करवा रहा है। अब ये जो आदमी जो कि उससे काम करवा रहा है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी कि जो अपने हिसाब से ही यहाँ पे जो है वो काम ले रहा है, मतलब काम दे रहा है और यहाँ पे काम करवा रहा है। यानी एक उसके साथ होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे कंपनीज ये करते हैं कि वो कुछ लोगों को यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं। उनको कहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो लोग हैं उनको देखिए और मुझे वो लोग यहाँ पे ये करिए, मतलब मुझे यहाँ पे लोग सप्लाई कीजिए। तो ये जो भी आदमी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हो करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कमैन को सप्लाई करता है उनको भी इसी के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर कंपनसेशन लेने की बात की जाए तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो एम्प्लॉयर है वही कंपनसेशन देगा। एंड अगर एम्प्लॉयर यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दे रहा है तो उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो देगा। तो अब देखो एम्प्लॉयर तो समझ में आता है बट कॉन्ट्रैक्टर इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि कुछ कंडीशंस में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ से भागना चाहे कि भाई मैं तो इसको नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैंने तो बस इसको वहाँ पे नौकरी लगवाया था। तो तुमने अगर नौकरी लगवाया था तो तुमको भी यहाँ पे इस दायरे में रखा जाएगा एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुमसे भी यहाँ पे जो कंपनसेशन वगैरह है वो लिया जा सकता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयर का ही देख लेते हैं, मतलब जो यहाँ पे डायरेक्टली किसी से काम करवा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन अराइजेस इफ पर्सनल इंजुरी is caused to a workman by accident arising out of and in the course of his employment। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयर जो है वो तभी यहाँ पे कंपनसेशन देने के लिए उसका लायबिलिटी आता है तब जब उसको जो मतलब जो भी यहाँ पे
चोट वगैरह उसे लगा है वो उसे एम्प्लॉयमेंट करते वक्त लगा है, मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो उसके फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उस मोमेंट पे उसको चोट लगा, तो उस केस में उसको जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा। बट वो काम करके बाहर निकला और किसी गाड़ी ने उसे ठोक दिया तो उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मतलब कंपनसेशन इज ओनली पेएबल व्हेन द इंजुरी इज ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप होता है उसके तहत अगर किसी भी तरीके का इंजुरी उसे हो रहा है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर का कोई मेन काम करते वक्त अगर उसे इंजुरी हो रहा है, एम्प्लॉयर का कोई भी काम करते वक्त अगर उसे इंजुरी हो रहा है तो ही उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी और केस में यहाँ पे कंपनसेशन उसे नहीं मिलता है। Now, Section 3(1) of the Workmen Compensation Act 1923 prescribes that if a workman is affected by personal injury caused by accident arising out of in the course of his employment, the employer shall be held liable to compensate him or his legal representative। वही बात है, मतलब ये यहाँ पे legal provision यहाँ पे उसको दिया गया है। Now, the term personal injury has not been defined under this act. However, the term employment injury has been defined under Section 2(8) of the Employee State Insurance Act, envisaging a personal injury caused by an accident or an occupational disease ascend during or in the course of employment. The burden of proof lies on the employee to corroborate that the accident was incidental to his employment. Section 3 of the Workmen Compensation Act postulates the workman must sustain a personal injury. Personal injury must be caused due to an accident. Accident must arise during or in the course of employment. The workman must be totally or partially disabled for not more than a period of 3 days or must have died resulting from the personal injury। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके मतलब कुछ भी हो जाए तो तुमको जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर से ये मिलेगा, जो कंपनसेशन है वो मिलेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि नौकरी करते वक्त मतलब एम्प्लॉयमेंट करते वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशन के हिसाब से जो है तुमको यहाँ पे जो ये है जो क्या बोलते हैं जो यहाँ पे चोट है वो उसको लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अपना जो है वो पर्सनल काम कर रहा था तो उससे उसको इंजरी लग गया, नहीं, वैसा नहीं होगा। इंजरी एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के जो रिलेशनशिप होता है उसके हिसाब से उसको लगना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर इंजरी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, बट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में दिया गया है कि इंजरी caused by an accident or an occupational disease ascended during or in the course of employment। मतलब एक्सीडेंट से या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के कारण अगर कोई इंजरी होता है, मतलब एक्सीडेंट के कारण या तो उसको इंजरी हो गया या फिर किसी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मतलब ऑक्यूपेशन करते वक्त कुछ यहाँ पे गलती हुआ तो उससे भी उसको मतलब किसी भी तरीके से अगर उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट के इंजरी की वजह से अगर उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन की वजह से अगर उसको इंजरी मिलता है तो उसके ऊपर में तो जो है उसको यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह यहाँ पे मिलेगा। बट ये जो इंजरी उसे मतलब ये जो इंजरी हुई है वो उसी को प्रूव करना होगा कि इंजरी उसे यहाँ पे जो लगा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन के ही अंदर में आता है। ठीक है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर मतलब बेसिकली उसको जो है यहाँ पे पर्सनल इंजरी होना चाहिए, वो एक एक्सीडेंट के तहत होना चाहिए, उसके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे होना चाहिए और उससे उसको थोड़ा सा डैमेज होना चाहिए। डैमेज का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा खरोच लग गया, टोटली और पार्शली डिसेबल्ड फॉर नॉट मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 डेज। मतलब उसका जो डिसेबलमेंट है जिसको हम लोग अपांगता कहते हैं, मतलब पूरे तरीके से विकलांग हो जाना, वो जो है वो टोटली होना चाहिए। मतलब अब वो जीवन में यहाँ पे जो है वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा, या फिर अगर वो यहाँ पे जो है वो अगर वो पार्शली भी डिसेबल्ड होता है तो वो भी 3 दिन से ज़्यादा के लिए उसका पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे टोटल डिसेबलमेंट है तो टोटल डिसेबलमेंट तो फिर यहाँ पे परमानेंट हो गया लाइफ के लिए, और अगर पार्शियल भी है तो भी वो 3 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे और अगर उसका मौत भी हो गया तो वो भी उसके अंदर में ये आएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में तो एक्सीडेंट किसको हम लोग बोलेंगे, तो पर्सुएंट टू लीगल डिसेबिलिटी लाइक लीगल लाइबिलिटीज लॉर्ड लिंडले अवॉर्ड दैट द टर्म एक्सीडेंट कंप्राइजेज एनी अनएक्सपेक्टेड और
अनइंटेंडेड इवेंट दैट रिजल्ट्स इन हर्ट और लॉस, मतलब जो भी पहले से यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है या फिर जो कोई जानबूझ करके नहीं करता उसे हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंट कहते हैं। नाउ द जुडिशियरी मस्ट अब देखो मेन चीज़ हमारा वहीं पे खत्म हो गया, अब बस हम उसको और यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे कर रहे हैं कि दो चीज़ है, एक्सीडेंट होना चाहिए एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बस उसी के ऊपर में हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, बट बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो ये जो आंसर है ये यहीं पे एंड हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बस मतलब थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड एंड अनइंटेंडेड इवेंट, मतलब जिस इवेंट के बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस इवेंट के बारे में हमने यहाँ पे सोचा नहीं था, वो अगर हो जाता है तो उसे हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंट कहते हैं। द जुडिशरी मस्ट इंटरप्रेट द टर्म एक्सीडेंट टू डिनोट द कॉज एंड इफेक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू। द जनरल केस ऑफ एन एक्सीडेंट इज ड्यू टू एन एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर से होना चाहिए, तुमने खुद इसको कर दिया तो वो नहीं होगा। फेलियर ऑफ अ मस्कुलर एक्शन ऑफ हार्ट, एक्सर्शन कॉजिंग एपोप्लेक्सी और न्यूरोथेसेनिया, द स्ट्रेन कॉजिंग रप्चर आर अ फ्यू लेस ऑब्वियस केसेस ऑफ एक्सीडेंट where Lord Atkin termed there was internal accidents. In such cases, it is impossible to distinguish between accident and injury, and then in such cases, injury and accidents coincide. The essential principles to determine the injury inter alia to be an accident are there must be a causal nexus between the accident, injury and the work done in the course of employment. मतलब जो वहाँ पे वो काम कर रहा है और उसके तहत जो उसको इंजुरी हुई है उसके बीच में नेक्सस मतलब उसके बीच में जो है एक रिलेशन होना चाहिए। अब अगर कोई किसी कपड़े के फैक्ट्री में काम करता है तो कपड़े के फैक्ट्री में अगर वो सिर्फ यहाँ पे कपड़े का जो ये है पैकिंग वगैरह अगर उसका वो काम कर रहा है तो उसके में उसका हाथ कट जाने का तो कोई सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता है। तो बेसिकली जो भी इंजुरी उसे हो मतलब जो भी इंजुरी उसे हो रही है उसके और जो वो वहाँ पे ये कर रहा है, जो वो वहाँ पे काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई छोटा सा काम कर रहे हो और तुमको दुनिया भर का यहाँ पे इंजरी हो गया, वो नहीं चलेगा। नाउ द ओनस लाइज ऑन द एम्प्लॉई टू प्रूव दैट द वर्क ही वॉज एंगेज्ड इन रिजल्टेड इन द स्ट्रेन विच एग्रवेटेड द इंजुरी। और ये जो ओनस होता है वो उस एम्प्लॉई के ही ऊपर में होता है कि उसे यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई जो वो यहाँ पे काम कर रहा था उसी से उसको जो है यहाँ पे इंजुरी हुई है। एंड द एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंजेक्योर और सरमाइज। और वो जो एविडेंस लाया है वो उसको यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो यहाँ पे कर लिया जाएगा, वो यहाँ पे नहीं होगा। Therefore, death may result from an accident, but the occurrence of the accident must be proved. Just because death took place in the course of employment would not amount to the accident, as there is no assumption that an accident occurred. Thus, the term accident is an untoward mishap that is expected or undesigned। मतलब बेसिकली एक्सीडेंट वर्ड जो बोला गया है उसके तहत ये कहा गया कि एक्सीडेंट का मतलब होता है अनइंटेंडेड एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिससे किसी को नुकसान हो। अब ये नुकसान से उसको हो सकता है कि कोई इंजरी हो रही है या फिर उसका मौत हो जा रहा है, बट सबसे बड़ा बात जो है वो ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ है, ये उसको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। और ये जो एक्सीडेंट अगर हुआ भी है तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये क्या उसके काम के साथ कोइंसाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बस छोटा मोटा कोई काम कर रहा है एंड वहाँ पे उसको ये बोला गया कि भाई मुझे बहुत बड़ा इंजरी हो गया, कपड़ा का पैकिंग कर रहे हैं एंड वहाँ पे उसका हाथ कट गया, तो ये दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इंजुरी एंड वर्क इसके बीच में जो है वो रिलेशन होना चाहिए एंड वो जो इंजुरी हुई है वो इंजुरी के भी ऊपर में इसके मतलब उसको ही यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि इस इंजुरी के तहत उसको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये दोनों बातें हमें यहाँ पे ध्यान में देनी पड़ेगी। और जस्ट बिकॉज उसका मौत हो गया मतलब वो मौत एक्सीडेंट से ही हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर में कुछ उसको बीमारी वगैरह हो जिससे भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये था पहला। अब जो दूसरा है वो ये है अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के वक्त में बाहर जा कर के उसका हाथ कट गया कि किसी गाड़ी के ठुक जाने से, तो वो नहीं होगा, या फिर उसको कहीं पे इन्फेक्शन हो गया जिससे कि उसका हाथ कट गया, वो नहीं होगा। सो द टर्म इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
connotes the term in the course of employment wherein the workman employment is incidental to the accident. The application of this term is not confined to the mere nature of employment, rather applies to its incident, condition, nature, obligation. Contemplating the above factors, if the workman is within the zone of danger and the injury would be said to arise out of employment to which the claim must succeed unless the workman by his own prudent act was exposed to an added peril. It is a well settled law that the term duty is not confined to the period of time the workman commences his work and downs his tools. If the workman leaves his house and subsequently is found in a public place, public transport, or on a public road, unless in the nature of his employment he is not in the course of employment, even though a worker has not arrived at or departed his workplace, he can be perceived to have been in the course of his employment if he has a rational extension of both time and place. Every case's facts and circumstances would have to be scrutinized extensively for determining whether the accident occurred as a result of and during the employment of a worker, especially considering the principle of notional extension at all times. It may be pointed out that if an employee is being obliged to travel by specific means of transport for reaching or while leaving the premises, albeit not being a legal obligation, but if the circumstances, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे बात बोला गया है वो ये कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है दैट शुड बी आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के ही कोर्स में जो है यहाँ पे उसके साथ जो एक्सीडेंट है वो यहाँ पे हो जाना चाहिए। बट अब ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये यहाँ पे क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द टर्म एम्प्लॉयमेंट का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या है। अब मतलब ये यहाँ पे केस टू केस वैरी करता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर एक केस में ये देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन था, क्या सिचुएशन था, क्या नेचर था, क्या ऑब्लिगेशन था, सब कुछ को देख करके हम लोग यहाँ पे ये बात को देखेंगे कि भाई हाँ ये एक्सीडेंट ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है या फिर ये नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज एक आदमी अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है, इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट के ही तहत वहाँ पे काम कर रहा हो। मैं किसी फैक्ट्री में जा कर के काम कर रहा हूँ बट मैं वहाँ पे ये खा रहा हूँ, मैं वहाँ पे खाना खा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई खाना खाते वक्त अगर मेरा हाथ कट जाए तो वो मेरा उसको मैं एम्प्लॉयमेंट बोल सकता हूँ। फिर इसी तरीके से हो सकता है कि मैं वहाँ पे जो है वो मान के चलो मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ जो कि मेरे एम्प्लॉयर की ही है, बट मेरा जो एम्प्लॉयर था उसने मुझसे कहा कि तुम जाओ और उस यहाँ पे ये करो, ये जो सामान है उसको उठा करके वहाँ पे रखो, उसने मुझे ये कहा था। बट मैंने क्या किया, मैंने जाके वहाँ पे एक ऐसा मशीन पे मैं काम करने लगा जिस मशीन को मुझे यहाँ पे चलाना ही नहीं आता है। तो अगर मेरा वहाँ पे हाथ कट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे काम कर रहा था तो उसमें जो है मेरा ये एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि सब कुछ देखा जाएगा कि तुम कौन सा काम कर रहे थे, वो जो काम है वो क्या तुमको यहाँ पे वो जो काम था वो क्या तुमको यहाँ पे करना चाहिए था, अगर करना चाहिए था तो तुमको वहाँ पे क्या उस टाइम पे करना चाहिए था या फिर किन किन कंडीशन वगैरह में करना चाहिए था। तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ये नहीं कि बस उसका तुम्हारा उसके साथ में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो रिलेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। जस्ट बिकॉज कि तुम उसके यहाँ पे काम करने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे थे और तुमको उस ट्रांसपोर्ट के टाइम पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो तुमको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो रिलेशन है वो वहाँ पे आएगा नहीं। अगर मैं मान के चलो मैं लोकल ट्रेन से कहीं पे जा रहा था, मैं लोकल ट्रेन से यहाँ पे गिर गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई तो मैं तो तेरे ही लिए वहाँ पे काम करने जा रहा था तो तू ही मुझे यहाँ पे कंपनसेशन दे, वैसा नहीं है। हर एक केस में ये बात टोटली ये डिपेंड करती है कि उस केस का जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो किस टाइप का है। हर एक केस का जो यहाँ पे कंडीशन और फैक्ट्स होता है उसी के बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ ये आदमी का यहाँ पे जो है ये था गलती था और ये आदमी का यहाँ पे गलती नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि मैं उसके यहाँ पे काम कर रहा हूँ बट अगर मैं कोई सही का काम नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ तो भी वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा। मतलब ये हर
केस टू केस ये वैरी करता है. सो हाउएवर देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजुरी विच डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 days. मतलब बेसिकली अगर उसको यहाँ पे ये हो जाता है, मतलब अगर उसको जो इंजरी हुई है वो एक बहुत ही माइनर इंजरी है, यानी कि उससे उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ये नहीं हुआ है, यानी कि ना ही उसका जो है वो यहाँ पे टोटल डिसेबलमेंट हुआ है और ना ही उसका यहाँ पे कोई पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है. मतलब जो पार्शियल डिसेबलमेंट है वो अगर 3 दिन तक रहता है तो भी मुझे कोई ये नहीं देना पड़ेगा. मतलब बेसिकली अगर उसका टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो फिर तो भाई मुझे यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो तो देना ही पड़ेगा. एंड अगर उसका पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, अगर वो पार्शियल डिसेबलमेंट 3 दिन से ज़्यादा के लिए है तो उस केस में मुझे ये देना पड़ेगा. बट अगर टोटल डिसेबलमेंट नहीं होता और जो पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है वो भी अगर यहाँ पे 3 दिन से कम पीरियड के लिए हुआ है तो भी उसमें मुझे किसी भी तरीके का कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलेगा. सो इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंजुरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू द वर्कमैन हैविंग बीन एट द टाइम देयरफॉर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक ड्रग्स द विलफुलनेस डिसओबीडियंस ऑफ द वर्कमैन to an order expressly given or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of the workman, the willful removal or disregard by the workman of any safety guard or other device which he knew to have been provided for the purpose of securing the safety of workman. मतलब अगर उस वर्कमैन के खुद के गलती की वजह से अगर उसको कुछ नुकसान वगैरह हुआ है, उसको मैंने बोला था कि भाई ये काम यहाँ पे मत कर, फिर भी वो काम यहाँ पे करने के लिए गया. उसको मैंने बोला था कि जब भी मेरे एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आओगे तो यहाँ पे ये सब कुछ पहन करके आओगे, बट फिर भी वो ये सब कुछ पहन करके यहाँ पे नहीं आया. फिर इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो उसको मैंने ये बोला था कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे नहीं करना है. वो यहाँ पे दारू पी के आया तो फिर उस केस में मेरा कोई जो है यहाँ पे ये नहीं होगा. तो अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ यहीं तक हम लोग रखते हैं. इसके बाद का थोड़ा सा और डिस्कशन वगैरह है बट वो हमें यहाँ पे अभी नहीं देखना है. यही बेसिकली ज़रूरी है. दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर आवर एग्ज़ाम पर्पस. ठीक है, इसके बाद कुछ और डिस्कशन वगैरह है, ये फालतू नहीं है बट हाँ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये था कि भाई एम्प्लॉयर कब लायबल होगा. अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में. मतलब जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर को सप्लाई करता है, वर्कमैन को सप्लाई करता है, उसका लायबिलिटी कैसे आएगा. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 वेयर एनी प्रिंसिपल इन द कोर्स of or for the purpose of his trade or business contracts with a contractor for the execution by or under the contractor of the whole or any of part of work which is ordinarily part of the trade or business of the principal has to pay to any workman employed as such any compensation which he would have been liable to pay if the workman had been immediately employed by him. मतलब बेसिकली अगर मैं कोई भी काम किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाता हूँ एंड उस केस में जिस आदमी मतलब जिस आदमी से मेरा यहाँ पे काम हो रहा है, अगर वो आदमी को कोई नुकसान हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी जो मेरा मतलब उस सिचुएशन में भी मुझे उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा एज इफ़ कि वो मेरा ही एम्प्लॉय हो. मतलब जैसे नॉर्मली वो अगर मेरे अंदर में काम कर रहा है तो उस टाइम पे काम करते वक्त अगर वो मतलब अगर वो मेरा एम्प्लॉय होता तो मैं जैसे उसे पैसा वहाँ पे दे रहा होता ठीक वैसा ही मुझे उसको यहाँ पे देना पड़ेगा. मतलब जस्ट बिकॉज कि मैंने उसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई वो तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लाया है ना तो उससे पैसे मांगू. वो नहीं होगा. अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करके अपना यहाँ पे वर्कमैन को काम करवाता हूँ तो उस केस में भी मुझे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा. मैं इस बात से भाग नहीं सकता. ठीक है, बट हाँ एक बात ज़रूर है कि जो भी काम के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था या फिर कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि भाई आप ये काम मुझसे करवा दीजिए, मतलब आप ये काम मेरा करवा दीजिए, तो वो जो यहाँ पे काम है वो जो यहाँ पे काम है दैट शुड बी द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब मेरा जो ये है, मेरा जो कंपनी है उस कंपनी का यहाँ पे मैं यहाँ पे पेपर फैक्ट्री है तो मैं यहाँ पे पेपर को लाता हूँ, मतलब रॉ पेपर को लाता हूँ और उससे जो फिनिश्ड
पेपर है, नोटबुक वगैरह, फिर A4 पेपर, मैं ये सब बनाता हूँ। तो ये मेरा मेन काम है। तो इस काम के साथ जुड़ा हुआ, इस काम के साथ एंसिलरी अगर मैं कोई काम वगैरह करता हूँ तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे लिए काम करता है तो फिर उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। बट मेरा पेपर फैक्ट्री है एंड मैंने कोई कपड़ा का काम करने के लिए 2-3 वर्कर्स को यहाँ पे मैं यहाँ पे ले आया था, तो उस केस में मेरा नहीं आएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे वर्कमैन ला रहा है वो सारा का सारा मेरे मेन काम के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। नाउ वेयर द principal is liable to pay compensation under this section, he shall be entitled to be indemnified by the contractor or any other person from whom the workman could have recovered compensation। अब अगर ऐसा है कि अगर वो जो पैसा है वो देना कॉन्ट्रैक्टर को ही चाहिए था, हमारे बीच में ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग था कि कॉन्ट्रैक्टर ही यहाँ पे पैसा देगा, बट फॉर द टाइम बीइंग जो एम्प्लॉयर है उसने पैसा दे दिया, तो बाद में चल करके वो जो एम्प्लॉयर है वो ये पैसा दूसरे से उससे रिकवर कर सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के साइड से अगर कोई भी पैसा यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अगर दे रहा है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ पे पैसा कॉन्ट्रैक्टर से पैसा एम्प्लॉयर रिकवर कर सकता है। नाउ वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर हु इज हिमसेल्फ अ प्रिंसिपल इज लायबल टू पे कंपनसेशन और टू इंडेमनीफाई अ principal under this section, he shall be entitled to be indemnified by any person standing to him in the relation of a contractor from whom the workman could have recovered compensation, and all questions as to the right to and the amount of any such indemnity shall in default of agreement be settled by the commissioner। मतलब एक सेकेंड, मतलब अगर मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि खुद यहाँ पे प्रिंसिपल है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है वो खुद अगर किसी आदमी को अपने लिए काम करवाता है, मतलब नॉर्मली की बात अगर यहाँ पे की जाए तो मैं अपना जो काम है वो किसी दूसरे को दे देता हूँ, मतलब मैं वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले करके किसी दूसरे को वो सप्लाई कर देता हूँ। बट अगर मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ तो खुद प्रिंसिपल होने के नाते अगर मान के चलो, मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मतलब मैं नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे काम करता हूँ, बट मैं एक प्रिंसिपल हूँ या फिर मैं किसी प्रिंसिपल को यहाँ पे इंडेमनीफाई कर रहा हूँ, मतलब कोई दूसरा है प्रिंसिपल जिसको कि मैंने यहाँ पे लेबर सप्लाई किया है, मैं उसको इंडेमनीफाई कर रहा हूँ। तो अगर मेरे बीच में कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो फिर वहाँ पे भी मतलब बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल इन दोनों के बीच में अगर कोई ये होता है, कोई अगर अंडरस्टैंडिंग होता है इंडेमनिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो दोनों आपस में उसको मतलब दे हैव द राइट टू गेट देमसेल्फ इंडेमनीफाइड। और जो भी मतलब अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो कमिश्नर वगैरह है उससे ये इंडेमनिफिकेशन हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर कोई प्रिंसिपल का और कॉन्ट्रैक्टर का ये था कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई पैसा देना है तो वो पैसा जो प्रिंसिपल है वो पहले दे देगा और बाद में कॉन्ट्रैक्टर से ले लेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर पैसा पहले दे देगा और बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल से ले लेगा, तो वो ये दोनों के पास में ये राइट है कि जो भी इंडेमनिफिकेशन का उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट बना था उसके तहत जो पैसा है वो अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। नाउ नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग अ वर्कमैन फ्रॉम रिकवरिंग कंपनसेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन ये एक बात बोल दिया गया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर प्रिंसिपल हो उससे वर्कमैन को कोई मतलब नहीं है, उसको जो उसका कंपनसेशन है वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड एल्सवेयर देन और इन और अबाउट द premises on which the principal is undertaken or usually undertakes as the case may be to execute the work or which are otherwise under his control or management। मतलब बेसिकली यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि एम्प्लॉयमेंट के बाहर अगर कोई यहाँ पे काम हो रहा है तो उस केस में यहाँ पे वर्कमैन को जो कंपनसेशन वगैरह है वो नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के केस में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब इट इज़ नॉट कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली वही बोला गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी प्रिंसिपल को यहाँ पे जो वर्कमैन है वो अगर यहाँ पे उसे वो सप्लाई करता है देन इन दैट केस उसको टोटली यहाँ पे जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर से अगर उसने यहाँ पे वर्कमैन लिया है तो सो दैट डज नॉट मीन कि वो उनको यहाँ पे पैसा ना दे। नॉर्मली वो जैसे किसी आदमी को पैसा देता जो कि उसके अंदर में काम कर रहा होता तो वो उसको यहाँ पे वैसे ही देना पड़ेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड डिस्कस द पावर ऑफ कमिश्नर अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 फॉर अवॉर्डिंग ऑफ कंपनसेशन। मतलब यहाँ पे कमिश्नर होता है जो कि बेसिकली एक बॉडी है जो कि इस एक्ट का जो ये है इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे गवर्न करती है। सो द पावर ऑफ कमिश्नर आर एज फॉलोज। Reference to Commissioner, if any question arises in any proceeding under this Act as to the liability of any person to pay compensation, including any question as to whether a person injured or is not a workman, or as to the amount or duration of compensation, including any question as to the nature of extent of the disablement, the question shall in default of agreement be settled by a commissioner। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी विवाद अगर यहाँ पे होता है, किसी भी तरीके का अगर यहाँ पे कोई ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है जिसके तहत कोई भी अगर यहाँ पे डाउट वगैरह अगर क्रिएट हो रहा है कि भाई ये जो पैसा है ये यहाँ पे कौन देगा, किसको दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, पैसा देना बनता भी है कि नहीं, मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे कमिश्नर ही सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर है बार ऑन जुरिस्डिक्शन, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू सेटल, डिसाइड और डील विथ एनी क्वेश्चन विच इज बाय और अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड, डिसाइडेड और dealt with by a commissioner or to enforce any liability incurred under this act। मतलब अगर कोई भी मैटर है जो कि कमिश्नर के पास जाकर के सॉल्व होगा तो सिविल कोर्ट इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। कोई आदमी सिविल कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकता क्योंकि इसे बहुत छोटे मोटे मैटर्स होते हैं। इसके लिए सिविल कोर्ट को फालतू में परेशान करना ये यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से सिविल कोर्ट के पास अगर कोई आदमी जाना चाहता है तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर उसे कोई भी मैटर वगैरह अगर यहाँ पे उसको सॉल्व करना है तो वो उसे कमिश्नर के ही थ्रू यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। एनी कमिश्नर में फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी मैटर रिफर टू हिम फॉर डिसीजन अंडर दिस एक्ट चूज वन और मोर पर्सन पोजेसिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी मैटर रेलिवेंट टू द मैटर अंडर इंक्वायरी टू असिस्ट हिम इन होल्डिंग द इंक्वायरी। मतलब बेसिकली अगर कमिश्नर को ये लगता है कि भाई उसको मदद की ज़रूरत है तो वो कुछ और लोगों को भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरी कमिश्नर शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड। मतलब उसको एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, मतलब वो एक जनता का नौकर है, ये बात यहाँ पे माना जाएगा। If a commissioner is satisfied that any matter arising out of any proceeding pending before him can be more conveniently dealt with by any other commissioner, whether in the same state or not, he may, subject to rules made under this act, order such matter to be transferred to such other commissioner either for report or for disposal, and if he does so, shall forthwith transmit to such other commission all documents relevant for the decision of such matter and where the मतलब बेसिकली अगर उस कमिश्नर को ये लगता है कि भाई मेरे से ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर मैं तो सॉल्व कर दूंगा बट मेरे से भी बेहतर कोई और यहाँ पे इस केस को सॉल्व कर सकता है, देन इन दैट सिचुएशन वो जो ये मैटर है वो उसको किसी दूसरे आदमी के पास मतलब दूसरे कमिश्नर के पास में ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये कमिश्नर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है, टू एनी कमिश्नर। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पे उसको ये केस ट्रांसफ़र कर सकता है और इसी के साथ साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, एंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एनी मनी रिमेनिंग इन हिज हैंड्स और इन्वेस्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट, मतलब बेसिकली सारा केस यहाँ पे उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। द कमिश्नर टू होम एनी मैटर इज सो ट्रांसफर्ड शैल सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट इंक्वायर देयर इनटू एंड इफ द मैटर वाज ट्रांसफर फॉर रिपोर्ट रिटर्न और रिटर्न देयर ऑन इफ द मैटर वाज ट्रांसफर फॉर डिस्पोजल द कमिश्नर टू हुम एनी मैटर शो ट्रांसफर सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन इंक्वायर्ड, मतलब बेसिकली अब जिसके पास भी ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है उसको यहाँ पे इंक्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली उस मैटर के साथ यहाँ पे उसको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मुझे यहाँ पे ये काम नहीं करना, ये तो मेरा मैटर था ही नहीं, मेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया। जिस भी कमिश्नर के पास वो मैटर गया है उसको जो है ये मैटर को यहाँ पे सीरियसली लेना पड़ेगा एंड सीरियसली लेने के तहत उसको यहाँ पे जो है वो काम करना पड़ेगा इस तरीके से कि अगर वो मैटर उसके पास ओरिजिनली आया होता, मतलब किसी के थ्रू नहीं आया होता, तो जैसे वो उसे सॉल्व करता अभी भी उसे वैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम अ कमिश्नर टू हुम एनी मैटर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फॉर रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 द कमिश्नर बाय हुम इट वाज रिफर्ड शैल डिसाइड द मैटर रिफर्ड इन
कन्फर्मिटी विथ सच रिपोर्ट, मतलब बेसिकली उसको यहाँ पे सिर्फ उसको कंसिडर नहीं करना है, उसके तहत यहाँ पे उसको जो डिसीजन वगैरह है वो भी देना पड़ेगा। इफ द एप्लीकेंट इज इलिटरेट और फॉर एनी अदर रीजन इज अनेबल टू फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन द राइटिंग द एप्लीकेंट शैल इफ द एप्लीकेंट सो डिजायर्स बी प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर। मतलब अगर कोई भी आदमी है जो कि इलिटरेट है, जो कि अनपढ़ गवार है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वर्कमैन बेसिकली उसी टाइप के होते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में उसको जो कमिश्नर है वो यहाँ पे मदद कर सकता है। पावर of commissioner to require further deposit in case of fatal accident where any sum has been deposited by an employer as a compensation payable in respect of workman whose injury has resulted in death, and in the opinion of a commissioner such sum is insufficient, the commissioner may by notice in writing stating his reasons call upon the employer to showcase why he should not make a further deposit within such time as may be stated in the note। मतलब बेसिकली अगर कोई भी आदमी ने, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर ने कमिश्नर के कहने पे पैसा दे दिया, बट ये जो पैसा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो यहाँ पे और ज़्यादा जो पैसा है वो देने के लिए यहाँ पे बात कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी उसके साथ मतलब उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो अब सिविल कोर्ट का जितना भी पावर होता है वो कमिश्नर के पास में है, यानी कि बेसिकली ओथ लेने का, उसके साथ साथ किसी भी मैटर को यहाँ पे कॉल करने का, समन देने का, डॉक्यूमेंट्स को बुलाने का, ये सारा का सारा पावर कमिश्नर के पास में यहाँ पे रहता है। फिर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट रिक्वायर्ड टू बी मेड or done by any person before to a commissioner other than a witness may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by an official of an insurance company or a registered union or by an inspector appointed। मतलब बेसिकली यहाँ पे लीगल इसके अपीयरेंस के लिए बोला गया है कि लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, मतलब जो भी यहाँ पे ऑथराइज्ड आदमी है वो आदमी ही सिर्फ उसको रिफर, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं अपना केस खुद ये यहाँ पे लड़ सकता हूँ, ठीक है। मतलब बेसिकली एक एडवोकेट को या फिर उसके तहत जो भी बाकी के लोग हैं उनको यहाँ पे ये देना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे अपीयर करेंगे, ठीक है। इनको वकालतनामा जो है वो सारा वहाँ पे होना चाहिए। ना मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, द कमिश्नर शैल मेक अ ब्रीफ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस ऑफ एवरी विटनेस एज द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोसीड्स एंड सच मेमोरेंडम शैल बी रिटन एंड साइंड बाय द कमिश्नर विद हिज ओन हैंड एंड शैल फॉर्म द कमिश्नर प्रिवेंटेड। मतलब बेसिकली एविडेंस वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेमोरेंडम वगैरह यहाँ पे बनाना पड़ता है वो भी वो कमिश्नर यहाँ पे बनाएगा। जो भी यहाँ पे खर्चा वगैरह ये लिया जाएगा वो कमिश्नर के हिसाब से ही होगा कि वो यहाँ पे खर्चा किससे लिया जाना चाहिए। ना पावर टू सबमिट केसेस, अ कमिश्नर में इफ यू थिंक फिट सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड इफ इट डज सो शैल डिसाइड द क्वेश्चन कन्फर्मिटी विद सच डिसीजन। मतलब अगर उसको हाई कोर्ट वगैरह का अगर यहाँ पे अगर उसे मदद की जरूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पे वो कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट्स वेयर द अमाउंट ऑफ एनी लम सम payable as compensation has been settled by agreement whether by way of redemption of by half monthly payment or otherwise or by any compensation has been so settled as being payable to a woman मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो भी कंपनसेशन वगैरह यहाँ पे दिया जा रहा है वो कंपनसेशन सबसे पहले जो एम्प्लॉयर है वो कमिश्नर को देगा और जो कमिश्नर है वो बाद में सेटिस्फाई हो करके ये पैसा उसको दे देगा। मतलब डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को यहाँ पे पैसा नहीं देगा, ठीक है। Provided that no such memorandum shall be recorded before 7 days after communication by the commissioner of notice to the खैर उतना ज़्यादा important नहीं है, हाँ। And where it appears to the commissioner that an agreement as to payment of lump sum whether by way of redemption of half monthly payment or otherwise, अच्छा और ये जो यहाँ पे पैसा वगैरह अगर लिया जा रहा है ये अगर किसी फ्रॉड की वजह से अगर वो लिया जा रहा है, मतलब बेसिकली ये जो पैसा वो लोग यहाँ पे कंपनसेशन के तरीके से ले रहे हैं तो वो यहाँ पे जो फ्रॉड करके ले रहे हैं, मतलब उनको कोई चोट वगैरह यहाँ पे लगा नहीं या फिर कोई भी तरीके से ये नकली पैसा वो लोग ले रहे हैं तो वो यहाँ पे उस पैसे को देने से मना कर सकता है और उसी के साथ साथ अपना जो ऑर्डर वगैरह है मतलब
पनिशमेंट वगैरह भी यहाँ पे दे सकता है। नाउ नो अपील शैल लाई इन एनी केस इन विच द पार्टीज हैव अग्री टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर। मतलब बेसिकली अगर वो लोग कमिश्नर की बातों को मान लेते हैं तो बाद में चल करके वो लोग इसके तहत अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अपील जो है वो तभी होगा जब कोई आदमी यहाँ पे डिसअग्री करता है, दोनों पार्टीज अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर उसको ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सर ये ठीक है, तो बाद में उसके तहत वो लोग अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एंड विथ होल्डिंग ऑफ सर्टन पेमेंट्स पेंडिंग डिसीजन ऑफ अपील वेर एन एम्प्लॉयर मेक्स एन अपील द कमिश्नर मे एंड इफ डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट पेंडिंग द डिसीजन ऑफ एन अपील विथ होल्ड पेमेंट ऑफ एनी सम इज डिपॉजिट विथ हिम। मतलब बेसिकली when an employer makes an appeal of commissioner and if हाँ अगर यहाँ पे अपील किया जा रहा है तो फिर अपील के केस में क्योंकि अभी तक जो मेन डिसीजन है वो नहीं आया है, तो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो पैसा अगर पेमेंट होता है उसको वो होल्ड पे रख सकता है। यानी अगर रिकवरी के बारे में बात करते हैं तो कमिश्नर में रिकवर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एनी अमाउंट पेएबल बाय एनी पर्सन अंडर दिस एक्ट वेदर अंडर एन अग्रीमेंट फॉर द पेमेंट। मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई भी पैसा यहाँ पे कमिश्नर को लेना बनता है तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और ऑफ पब्लिक डिमांड जो कि हमने एनवायरमेंटल लॉ में देखा था उसके तहत वो यहाँ पे पैसा ले सकता है। मतलब बेसिकली जो भी पैसा है वो किसी भी हालत में वहाँ से उससे लिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है व्हेन कंपनसेशन विल बी सस्पेंडेड और एक्सटिंग्विश्ड। मतलब किस केस में जो कंपनसेशन है वो नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट विच डील्स विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कमैन, मतलब जिसको चोट लगा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, सो आफ्टर वर्कमैन गिव्स नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट द एम्प्लॉयर में विद इन 3 days ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफर टू हैव हिम एग्जामिन फ्री ऑफ चार्ज बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एनी वर्कमैन रिसीप्ट ऑफ द हाफ मंथली पेमेंट्स में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर एन एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एग्जामिनेशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट और एट more frequent intervals than may be prescribed. So if the workman refuses or in way obstruct the same without sufficient cause to submit to the examination, or if he leave the vicinity of the place in which he was employed, his right to receive compensation shall be suspended during the continuance of the refusal or until his return to the vicinity and examination. If a workman before the expiry of the period within which he is liable to be required to submit himself for medical examination voluntarily leaves without having been so examined in the vicinity of the place for which he was employed, his right to compensation shall be suspended until he returns and offers himself for such examination. In case the workman who refused medical examination subsequently dies, the commissioner has discretionary powers of direct payment of compensation to the dependents of the deceased workman. When a right to compensation is suspended, no compensation shall be payable in respect to the period of suspension, and if the period of suspension commences before the expiry of the waiting period referred to देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है। आप देखो कोई भी वर्कमैन को अगर कंपनसेशन चाहिए एंड अगर वो जेन्युइनली उसको कोई यहाँ पे चोट लगा है तो फिर तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए ये देखने के लिए कि भाई उसका जो चोट है वो सचमुच है कि नहीं है। क्योंकि बहुत केसेस में ये देखा जाता है, मैं जिस जूट फैक्ट्री में था वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि झूठ फूस का वहाँ पे प्लास्टर वगैरह ये कर लेते हैं या फिर झूठ फूस का वो लोग कोई चोट वोट लगा लेंगे खुद को, जिससे कि उनको कोई जो थोड़ा बहुत जो पैसा है एज अ कंपनसेशन उनको यहाँ पे मिल जाए। तो ये चीज़ ना हो, इसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी आदमी को चोट लग जाता है तो वो जो उसका जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये एक राइट होता है कि वो अगर चाहे तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा सकता है। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अगर ये प्रूव हो जाए कि हाँ भाई इसको सही में चोट लगी है तो फिर वो वहाँ पे कंपनसेशन देगा। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का जो राइट होता है वो हर एक आदमी मतलब हर एक एम्प्लॉयर के पास में यहाँ पे रहता ही है। बट अगर किसी आदमी को यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए बोला जा रहा है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले वो यहाँ पे भाग जा रहा है या फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होने दे रहा, तो जब तक कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं हो जाता तब तक के लिए उसका कोई भी कंपनसेशन यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा है या फिर वो उस एरिया में आ ही नहीं रहा है, मतलब वो अपने आप को और दिखा ही नहीं रहा है, बस एक बार उसने बोला कि भाई मुझे चोट लग गया है, पर बाद में जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई तो वो वहाँ पे भाग गया, वो अब कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो जब तक कि वो कुछ प्रॉपर चीज़ यहाँ पे ना दिखाए, मेडिकल एग्जामिनेशन ना करवाए या फिर वो जब तक अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट ना करे तब तक
उसका जो राइट ऑफ कंपनसेशन है वो यहाँ पे हटा दिया जाएगा। मतलब उस पीरियड के लिए जब तक कि वो खुद को मेडिकली एग्जामाइन नहीं करवा लेता तब तक उसका जो राइट है, राइट टू कंपनसेशन, ये यहाँ पे सस्पेंडेड ही रहेगा। तुम एक बार आओ और यहाँ पे जो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको करवाओ, फिर उसके बाद हम लोग जो है तुमको यहाँ पे मतलब जो कंपनसेशन वगैरह है वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये एक पहला बात है। दूसरा बात ये है कि अगर मान के चलो उस पीरियड में उसकी मौत हो जाती है, तो भाई अगर मौत हो जा रहा है तो इसमें भी कोई मतलब दैट इज़ नॉट 100% श्योर कि ये जो मौत हुआ है ये मौत उसका मतलब उस एक्सीडेंट की वजह से ही हुआ था। क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट मतलब अगर उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड उसकी वजह से वो अगर मर गया तो फिर तो उसके पास एक जेन्युइन रीज़न था। तो उस केस में वो मतलब उस केस में वो यहाँ पे क्यों भाग रहा है? तो फिर ये सिचुएशन में वैसा कुछ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम इसके बाद बात करते हैं, बट फिर भी अगर उसका मौत हो जाता है देन इन दैट सिचुएशन जो भी उसका एम्प्लॉयर था उसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। उस केस में ये नहीं देखा जाता कि हाँ भाई वो यहाँ पे अपने आप को ये नहीं आ रहा था तो एम्प्लॉय दे दो। मतलब उस केस में बोलती है कि हाँ भाई दे दे, उसका अब वो मौत हो गया, वो जब वो मर ही गया है तो फिर अब उसका तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के क्या करोगे। तो ये यहाँ पे एक बात हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हाँ, where a right to compensation is suspended, no compensation shall be payable in respect of the period of suspension, and if the period of suspension commences before the expiry of the waiting period referred to in clause D, the waiting period shall be increased। मतलब बेसिकली जो जब तक उसका जो सस्पेंशन पीरियड है वो चल रहा है तब तक वो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो पैसा है वो उसको नहीं मिलने वाला है। एंड इफ द पीरियड ऑफ सस्पेंशन कमेंसेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वेटिंग पीरियड, मतलब अगर कुछ कंडीशन में वो जो ये सेक्शन 4(1) है, 4(1)D है जिसके तहत ये इसको यहाँ पे हटाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो राइट टू कंपनसेशन है ये उन सिचुएशंस में सस्पेंडेड रहता है जहाँ पे अगर किसी को चोट लग गई है एंड उसके बाद अगर उसका एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है चोट लग गई तो एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के देख लेते हैं कि सही में चोट लगी है कि नहीं लगी है, बट वो मेडिकल एग्जामिनेशन के डर से मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाता या फिर वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से भाग जाता है, देन इन दैट सिचुएशन उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे ये नहीं दिया जाएगा। मतलब उसका जो ये है राइट टू कंपनसेशन है वो सस्पेंड हो जाता है या फिर वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, ठीक है। एंड जब तक कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाता तब तक वो एक्सटिंग्विश्ड ही रहेगा। बट अगर इस बीच में उसकी मौत हो जाती है तो फिर उस सिचुएशन में उसको जो पैसा है, अगर कमिश्नर को ये सही लगता है कि हाँ उसको पैसा मिलना चाहिए तो फिर उसका कंपनसेशन उसको वहाँ पे दे दिया जाएगा। बट ये भी कमिश्नर के ही ऊपर में डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज कि वो मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको चोट लगा हो, ठीक है। एंड इसके बाद है कि जब तक उसका पीरियड चल रहा है तब तक उसको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर वो पीरियड किसी तरीके से यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है तो फिर वो पीरियड उतने टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड टू द वर्कर और हिज डिपेंडेंट, मतलब कितना ज़्यादा कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब अगर उसकी मौत हो जा रही है तो बेसिकली जो यहाँ पे 40% जो उसका वेज है उसका इनटू रेलिवेंट फैक्टर, मतलब बेसिकली 40% तो उसको वेजेस का दिया ही जाएगा। बट रेलिवेंट फैक्टर वहाँ पे होता है जो कि हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग होता है। हमें रेलिवेंट फैक्टर नहीं जानना है कि भाई रेलिवेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है। बट अगर उसकी मौत हो जाती है तो 40% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट फैक्टर या फिर 20,000 रुपये, जो भी यहाँ पे ज़्यादा हो वो उसको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि उसको परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट उसको अगर हो जाता है, यानी कि उसका पूरा बॉडी ही यहाँ पे काम करना अगर बंद कर दे, पूरे तरीके से वो अगर विकलांग हो जाता है, देन इन दैट सिचुएशन ये जो 40% था ये यहाँ पे 50% हो जाएगा। रेलिवेंट फैक्टर तो वैसा ही यहाँ पे रहेगा और ये जो 20,000 था ये यहाँ पे 25,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर वेयर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजुरी, मतलब पूरा शरीर उसका तो जो है यहाँ पे ये नहीं हुआ है, मतलब पूरा शरीर उसका विकलांग नहीं हुआ है, बट उसका एक हाथ कट गया है तो इसे हम लोग पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं। बट अब ये जो हाथ कट गया है ये पूरे ज़िंदगी के लिए यहाँ पे कटा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसे हम लोग परमानेंट बट पार्शियल यहाँ पे
परमानेंट बट पार्शियल डिसेबलमेंट यहाँ पे कहते हैं। So in the case of an injury, such percentage of the compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement and is specified therein as being the percentage of the loss of earning capacity by that, and in case of injury not specified in schedule 1 such percentage of the compensation, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी यहाँ पे परसेंटेज रहेगा वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर हमें नहीं बताया गया है। जो भी अगर किसी को अगर उसको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, देन इन दैट केस में जो भी परसेंटेज रहेगा वो यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई ये नहीं बोला गया, यहाँ पे कोई मनी का बात नहीं किया गया है। फिर वेयर टेम्पोररी डिसेबलमेंट वेदर द टोटल और पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम द इंजुरी, मतलब बेसिकली उसको यहाँ पे जो है वो ये हुआ है, उसको यहाँ पे टेम्पोररीली उसको कुछ हुआ है, मतलब उसका पूरा शरीर तो काम नहीं कर रहा है बट ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। या फिर उसका उसका हाथ जो है यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, तो ये जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है ये तो हमेशा के लिए नहीं है, ये तो कुछ टाइम पीरियड में ठीक हो जाएगा। सो हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25%, मतलब 25% यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। और हाँ, मतलब हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ द वर्कमैन, मतलब एक महीने का पैसा जो कि 25% से यहाँ पे इक्वल हो, मतलब 25% जो पैसा है वो यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर उसका मौत हो जाता है तो 40% उसको देना पड़ेगा और उसके साथ साथ 25,000 रुपया जो भी यहाँ पे ज़्यादा हो। अगर उसका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब वो जिंदगी भर के लिए अब वो पूरे तरीके से विकलांग हो गया है, देन इन दैट सिचुएशन ये 40% से बढ़ करके 50% हो जाएगा और जो ये है जो 20,000 है वो यहाँ पे 25,000 हो जाएगा। अब अगर उसको यहाँ पे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो ये जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है उसमें सरकार वहाँ पे देख के बता देगी, जो कमिश्नर होगा वो यहाँ पे देख करके बता देगा। एंड अगर बात करते हैं टेम्पोरेरी डिसेबलमेंट के बारे में, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए, तो 25% जो है वो यहाँ पे ये उसको दिया जाएगा। बट पहले के दो केसेस में एक अमाउंट मेंशन है, बट अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। यहाँ पे बेसिकली हमें जो कमिश्नर का यहाँ पे परमिशन, जो ये पावर्स वगैरह होता है वो, और उसके साथ साथ जो कितना पैसा यहाँ पे दिया जाएगा और कौन देगा, ये हमें यहाँ पे बेसिकली देखना था। ठीक है।